kick. शुभ प्रातः मित्रों, मैं मनोज मेहरा आपका अपने चैनल योगो निरोग पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आसन की जिससे हमारे शरीर का सर्वांगीण विकास होता है, सर्वांगीण व्यायाम होता है, जिसका नाम ही ऐसा दिया हुआ है कि सर्वांग आसन। सर्व प्लस अंग प्लस आसन, तीन शब्दों में इसका संधि विच्छेद होता है। सर्व मीन्स सभी का, अंग मीन्स अंगों का, आसन मीन्स आसन मीन्स जिस आसन को करने से हमारे शरीर के संपूर्ण अंगों का व्यायाम होता है। मतलब सभी अंगों के अंदर एक रक्त का परिसंचरण बढ़ जाता है, मतलब सभी अंगों में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ जाता है, प्राणवायु अधिकतम सभी अंगों में पहुंच जाती है, अर्थात सभी अंगों की एक्टिविटी इतनी अच्छी हो जाती है, सभी अंगों के अंदर मजबूती, स्ट्रेंथ इतनी अच्छी हो जाती है कि हमें और किसी आसन को करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस आसन को करने से हमारी सभी अंगों की क्रिया प्रणाली आंतरिक रूप से भी और बाह्य रूप से बहुत अच्छी हो जाती है। इसीलिए इसका नाम ऋषि मुनियों ने सर्वांग आसन रखा है। अभी मैं जब आपको करके दिखाऊंगा तो आपको अपने आप दिखाई देगा कि हर अंग पर हमारे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, किस किस अंग पर कितनी अच्छी स्ट्रेस आती है, किस किस अंग के तरफ को ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण अच्छा हो जाता है, कहाँ कहाँ पर हमें आभास होता है कि हमारे शरीर के अंगों की क्रियाविधि बढ़ रही है। यह आपको मेरे साथ करते हुए स्वयं अनुभव हो जाएगा। पहले मैं इसमें आपको बताना चाहता हूं कि क्या क्या सावधानियां हमें इस आसन को करते हुए रखनी चाहिए। जिन लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम हो, जिन लोगों का ब्लड सर्कुलेशन में कोई ब्लॉकेज हो, जिन लोगों को कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो, जिन लोगों को पेट में हर्निया का ऑपरेशन हुआ हो, जिन लोगों के पेट में अल्सर की प्रॉब्लम हो या कोई और सीवियर प्रॉब्लम हो, तो उन लोगों को इसका अभ्यास करने से पहले एक बार अपने किसी भी एक्सपर्ट योगा ट्रेनर से पूछ लेना चाहिए, कंसल्ट करना लेना चाहिए कि क्या मैं इसको करूं या करूं तो कितने समय तक करूं, किन सावधानियों के साथ करूं। दूसरा, एक जनरल सावधानी होती है, प्रतिदिन आपको खाली पेट ही करना होता है। प्रातःकाल सूर्योदय के समय करना चाहिए, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके करना चाहिए, और जहां पर ऑक्सीजन का फ्लो अच्छी मात्रा में हो, फ्लो ऑक्सीजन का कोई रुकावट के साथ ना हो, यानी कि खुले स्थान पर हो, ऐसे जगह का आपको चयन करना चाहिए। उसके पश्चात यदि आप गर्भवती महिलाएं तो आपको नहीं करना चाहिए, मासिक के समय पर भी यह आपको नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ अब मैं आपको इसके बताना चाहता हूं लाभ, क्योंकि जब आपको इनके लाभ इस आसन के पहले से पता होंगे तब आपके अंदर एक जिज्ञासा जागृत होगी कि मैं इस आसन को करूंगा तो ये लाभ मुझे मिलेंगे। सबसे अच्छा लाभ तो इसके आसन के नाम से ही मिल जाता है, सर्वांग आसन, यानी कि सभी अंगों का आसन। तो सभी अंगों का यदि आसन करना है और आपका समय की कमी है तो प्रतिदिन इसका अभ्यास 2 मिनट तक प्रतिदिन कर ले, तो आपको कुछ और भी आसन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके पश्चात अगर हम स्टेप्स में काउंट करने लगे तो जो भी बीमारियां हमारी थायराइड से संबंधित होती है, मीन्स हमारे शरीर के विकास से संबंधित होती है, या हम कह सकते हैं कि जो बच्चे 13 साल से 18 साल तक के टीन एज के बच्चे हैं, उन लोगों को विकास शरीर में ग्रोथ हो रहा होता है, तो उन लोगों को बिल्कुल आवश्यक रूप से इस आसन का हर हालत में प्रतिदिन अभ्यास अवश्य करना चाहिए। तभी उनका सर्वांगीण विकास होता है, उनकी हाइट अच्छी बढ़ती है, उनकी मेमोरी की कंसंट्रेशन अच्छी हो जाती है, उनको पढ़ाई में बच्चों की जो एकाग्रता की आवश्यकता होती है वो अच्छी बन जाती है। उसके पश्चात जब थायराइड की जिनको प्रॉब्लम है, आजकल सभी महिलाओं में भी पुरुषों में भी डॉक्टर थायराइड की प्रॉब्लम बता रहे हैं कि आपको हाइपोथायराइड हो जाए, आपको थायराइड की कमी हो रही है, आपकी थायराइड ग्लैंड सही से एक्ट नहीं कर रही है, तो थायराइड की जिनको भी प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अत्यधिक लाभदायक आसन है ये। और चेहरे पे यदि झुर्रियाँ आ रही हैं, आपका चेहरा जो है तेजहीन होता जा रहा है, कोई चेहरे पर क्या कहते हैं वो भाव नहीं है, एक आभा नहीं है, तो ग्लो नहीं है, तो उन लोगों को भी इस आसन का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। गले में कोई प्रॉब्लम है, फेफड़ों में लंग्स से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, पेट में कोई प्रॉब्लम है, नी जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, हिप जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, शोल्डर्स में कोई प्रॉब्लम है, और नोज में कोई प्रॉब्लम है, ईयर में कोई प्रॉब्लम है, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है,
सभी जगह पे प्रॉब्लम इस आसन को करने से दूर होती हैं, क्योंकि नाम ही इसका सर्वांगासन है। हम इसको क्या डिफाइन करें। हाँ, लेकिन अगर बच्चे कर रहे हैं और स्टूडेंट्स कर रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। और जो लोग 40 से ऊपर के हो चुके हैं, वैसे तो 40 से ऊपर वालों से यह अभ्यास हो नहीं पाता है, तो इसलिए आप अपने शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान रखते हुए इसका अभ्यास किसी के साथ करेंगे, अन्यथा आपको नुकसान दे जाएगा। लेकिन यदि आप इसका अभ्यास धीरे धीरे किसी के साथ कर पाए तो आपकी जो एज का फैक्टर होता है, एजिंग फैक्टर होता है, मीन्स आपके शरीर पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं, आपका शरीर थका थका रहने लगता है, आपको लगने लगता है कि अब तो मेरी उम्र बढ़ रही है इसलिए मुझे थकान होने लगी है, तो ये सब समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी यदि आप 40 से ऊपर के व्यक्ति हैं। हाँ, 40 से ऊपर वालों को प्रिकॉशंस हैं कि उनको बहुत धीरे धीरे स्लो प्रैक्टिस करते हुए इसके अभ्यास करना है, किसी की मदद लेते हुए अभ्यास करना है, नहीं तो आपके शरीर में क्योंकि जकड़न बढ़ चुकी है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो चुकी है और इसके लिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो किसी ना किसी एक्सपर्ट की मदद लेनी। इतना जरूर होगा, यदि आप 40 से ऊपर जा रहे हैं तो आपके शरीर के अंदर की चुस्ती फुर्ती थकान खत्म, चुस्ती फुर्ती बढ़ जाएगी, थकान खत्म हो जाएगी और आप हमेशा अपने आप को यंग, एनर्जेटिक और फिट महसूस करेंगे। चाहे आप फिर 40 के बाद 60 के हो, 60 के बाद 70 के हो, 70 के बाद 80 के हो, आपके ऊपर शरीर के ऊपर दिखने लगेगा कि आपकी उम्र बढ़ रही है, बाल सफेद हो रहे हैं, परंतु अंदर से शरीर के अंदर कोई उम्र का फर्क नहीं पड़ेगा, कोई थकान, कोई कमजोरी, कोई परेशानी महसूस आपको नहीं आएगी। आप सभी लाभ भी समझ गए, सावधानियां भी समझ गए, हानियां तो इसमें होती नहीं है। हाँ, सावधानी बस नहीं करोगे तो कुछ थोड़ी बहुत आप समस्या को अपनी बढ़ा सकते हो। उसके लिए मैंने आपको बताया कि किसी ना किसी एक्सपर्ट योगा ट्रेनर की हेल्प ले लें। अब करने से पहले ध्यान दें, यदि नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा टिपिकल है, तो किसी ना किसी एक्सपर्ट की मदद ले। अपने आप करने का अभ्यास ना करें, नुकसान हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन करने की विधि बहुत सरलतम शब्दों में बताने वाला हूं मैं, बहुत आसानी से बताने वाला हूं, इसलिए ध्यान से समझें। पहले आपने लेट जाना है, कमर के बल बहुत सहजता के साथ बिल्कुल सीधे। आपकी जो सरफेस है जिसके ऊपर आप लेटेंगे बिल्कुल सॉलिड होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, ऊबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए, एक लेवल में होनी चाहिए। उसके पश्चात आपने धीरे 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 ऐसे पैरों को उठाना है, बिल्कुल सीधा। हथेली अपनी जमीन पर रखी रहनी है, हाथ बिल्कुल सीधे रखे रहने हैं। यहाँ पर लाकर आप थोड़ी देर रुके, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन तो आप यहीं से वापस चले जाए। जब आपको यहाँ पर रुकने का अभ्यास हो जाएगा, अंगूठे आपके आसमान की तरफ रहेंगे, आप अपनी दृष्टि अंगूठों पर केंद्रित रखेंगे, तब आप धीरे धीरे अपने हिप्स को उठाने का प्रयास करेंगे, बहुत सहजता के साथ उठाएंगे। अगर बिल्कुल सीधे नहीं उठा पाते हैं तो आप इसको ऐसे फोल्ड करके लाएं, फिर उठा लें और ऊपर ले जाने का प्रयास करें। ये पोजीशन आपकी थोड़ा बहुत आगे झुके हुए पैर हो सकते हैं, शुरू में नहीं हो सकते हैं। धीरे धीरे आपने इनको स्ट्रेट करना है बेंच पर और अपनी हथेलियों से बैकबोन को हल्की सी सपोर्ट दे देनी है, बहुत मामूली सी सपोर्ट देनी है। आपने अपने हाथों के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, लेकिन सपोर्ट हल्की सी लगाएंगे सहजता के साथ अपनी बैकबोन के ऊपर और अपने पैरों को बिल्कुल सीधा करने का अभ्यास करना है। शुरू में आपके पैर आगे झुके हुए हो सकते हैं, साइड में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे अभ्यास करते हुए परफेक्ट बनते हैं। पहले दिन में कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है कि बिल्कुल एक्सपर्ट हो, क्योंकि आपको दिख रहा है हमें अपने संतुलन बनाना होता है और अपने आप संतुलन नहीं बन पाता है तो दूसरे की मदद ले लेते हैं। दूसरा व्यक्ति थोड़ी देर के लिए आपके पैरों के ऊपर सपोर्ट दे सकता है और धीरे धीरे जब हमारा अभ्यास हो जाएगा तब उसके सपोर्ट को हटाकर अपने आप करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन प्रारंभ में अगर जल्दबाजी करेंगे, गर्दन में झटका आ जाए, शोल्डर में झटका आ जाए तो वो नुकसान हो जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक इसका अभ्यास करना होता है। और क्योंकि यह एक सर्वांग आसन है और आसन की परिभाषा आपको पता ही है कि जो आसानी से हो जाए, इसलिए अधिक जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, सहजता के साथ करना है, बहुत आराम के साथ करना है। श्वासों का अंदर ध्यान रखना होता है। जब हम ऊपर आते हैं पैरों को तो हमें श्वास अंदर भर के पैर ऊपर लाने होते हैं। जब हम इस संतुलित अवस्था में आ जाते हैं तो श्वासों को लंबा गहरा शांति के साथ, बहुत गहराई के साथ आराम से चलने देना होता है। और जब हम वापिस जाएंगे तो श्वासों को छोड़ते हुए जाएंगे। 3 स्टेप हो हमारे सांसों को, पैरों पर उठाए, श्वास भरा, ऊपर रोका तो श्वास सहज गति से लंबे गहरे चलेंगे और जब वापिस जाएंगे तो श्वास छोड़ देंगे। श्वासों का तालमेल अत्यंत आवश्यक है इस आसन का सर्वांग लाभ लेने के लिए। पूरा लाभ इसका जब होगा हम श्वासों के साथ इस आसन को करेंगे। और उसके पश्चात अब इसमें रोकने की अवधि जितना आप सहजता से रुक पाए, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 30 सेकंड आराम से रुके। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हैं, 2 मिनट से 3 मिनट तक रुके।
जितना अधिक रुकेंगे उतना ही ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में अच्छा करेगा। जितना सहजता के साथ अधिक समय तक इस आसन में हम रुके रहेंगे उतना ही हमें लाभ होगा। 3 मिनट तक का अभ्यास एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए पर्याप्त होता है। राउंड बनाकर कर सकते हैं, एक बार फिर दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड, फिर चौथा राउंड। जितना आपके शरीर की क्षमता उतना बढ़ा सकते हैं। हार्म कहीं नहीं होता है, पूरी तरह से लाभ ही लाभ होता है। धीरे धीरे ऐसे घुटनों को फोल्ड कर लेंगे, वापिस कमर को ले जाएंगे, पैरों को सीधा कर देंगे। बहुत सहजता के साथ करना है, बहुत सरलता के साथ करना है। कोई स्ट्रेस, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं देनी है। प्रारंभ में किसी ट्रेनर की मदद जरूर ले लेनी है, या फिर दीवार के सहारे से कर ले। गर्दन में जोर पड़ेगा, कंधों पे जोर पड़ेगा, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जोर पड़ेगा। जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, साइटिका की प्रॉब्लम, वो लोग भी अभ्यास करने से पहले किसी न किसी ट्रेनर से हेल्प लें। अपने आप ना करें। बहुत अच्छा आसन है, परंतु थोड़ा सा टिपिकल है, इस बात का ध्यान रखें। बार बार बता रहा हूं मैं, प्रारंभ में किसी न किसी की मदद आपके लिए आवश्यक है, या दीवार की मदद ले लें। दीवार के साथ पहले पैर उठाना प्रारंभ करें। प्रारंभ में चाहे फोल्ड करके उठाएं, चाहे सीधे करके उठाएं, जैसे आपका अभ्यास है यहीं पर रुककर अभ्यास करें कुछ दिन। फिर इसको थोड़ा सा ऊपर उठाएं, ऐसे अभ्यास करें, फिर पूरा ऊपर ले जाए, ऐसे अभ्यास करें, फिर धीरे धीरे इसको नीचे ले जाते हैं। और ये सर्वांगासन है, क्योंकि आपका सभी अंगों का विकास होता है। इसको यहाँ पर आगे बढ़ाना चाहें तो आप इसको हलासन में भी कर सकते हैं। वैसे हलासन हमारा आज का टॉपिक नहीं है, परंतु मैंने आपको बता दिया। पैर पीछे ले जाते हैं, सिर के जमीन से लग जाते हैं तो हलासन हो जाता है। और इसको मोड़ते मोड़ते घुटनों को अपने कानों पे लगा लेते हैं तो कर्ण पीड़ांतक आसन हो जाता है। ये तो वैसे ही आपको थोड़ा सा याद आया तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन कर सकते हैं जब आपको सर्वांगासन का अभ्यास हो जाए। जब सर्वांगासन हमारा पूरी तरह से हो जाता है तो हमने फिर शवासन में रिलैक्स कर लेना होता है। सर्वांगासन के बाद शवासन करना आवश्यक है, ताकि हमारा पूरा आसन, पूरा शरीर, जहाँ पर भी जो भी किसी भी अंग पर स्ट्रेस आई है, तनाव आया, वो विश्राम में आ जाएंगे हम। शवासन, लंबे गहरे श्वास लेते हैं, शरीर को ढीला छोड़ देते हैं। पूरी डिटेल वीडियो देखनी है शवासन की तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा, वहां से आप समझ सकते हैं शवासन कैसे करते हैं। शवासन करने के पश्चात हमेशा की तरह आपको पता है उठना होता है। हमें बाई करवट लेकर उठना होता है, हथेलियों के ऊपर, कोहनियों के ऊपर जोर लगाकर उठना होता है। पेट के ऊपर जोर नहीं देते हैं, ध्यान से उठते हैं। उठने की भी एक कला है, अगर आप सीधे उठ जाते हैं तो आपको नुकसान हो। पूरी तरह से आप समझ गए हैं। इस आसन का अभ्यास रोज करेंगे, बहुत अत्यंत आवश्यक, बहुत लाभदायक। कोई समस्या आए, कोई दिक्कत आए, कुछ समझ में ना आए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर अपना क्वेश्चन पुटअप करें, कॉल करें 9927278327 पर। और साथ ही साथ अपने आहार में परिवर्तन जरूर करें। योग आसन लाभ तभी देता है जब अपने आहार को आप समझते हैं। उसके लिए आपको 4P पद्धति अपनानी होगी। वो भी आपको मेरी वीडियो में पता चलता है कि 4P पद्धति में क्या खाना, कितना खाना, कैसे खाना, कब खाना, क्यों खाना। वो 4P पद्धति अपना ले, स्वस्थ रहे, मस्त रहें। आज के लिए काफी है, कल फिर मिलेंगे प्रभु के साथ। प्रभु से मेरी यही कामना, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे, आप निरोग रहे। जय हिंद, जय भारत। Everybody shake it.